400 पन्नों का है। और जैसा कि हमारे अध्यक्ष ने कहा है, हम यहाँ पे वोट मांगने नहीं आए हैं, हम कुछ बताने आए आपके पास, क्योंकि यूनियन का काम होता है जानकारी देना, और जानकारी देने की नियत से ही हम यहाँ पे आज आए हैं। कुर्सियां खाली, आप कृपया बैठ सकते हैं। ये 400 पन्नों को मैंने खर्चा किया है पैसा, ताकि आपको जानकारी मैं दे सकूं। जो सबसे प्रमुख बात थी, जो आप लोगों को जानने का था, एनपीएस यूपीएस का मुद्दा, मैंने तहलका कांड बोल के लिखा था अपने नोटिस पे कि तहलका कांड है, ये आपको जानकारी दी जाएगी। वाकई में यह एक तहलका कांड है। जो एनपीएस का मुद्दा बरसों से चला आ रहा है, 20 साल हो गए, और हर यूनियन, हर फेडरेशन, हर महासंघ कहता है हम लड़ रहे हैं। सबकी सच्चाई आज मेरे पास हाथ में है, क्योंकि मैं पिछले सोमवार को दिल्ली में था। श्रम मंत्रालय से, पार्लियामेंट से मैंने कुछ कागज निकलवाए, और निकलवाने के बाद हमने फैसला किया कि चाहे जो हो जाए, ये सच्चाई आपको बतानी है। अब इसमें से यदि कुछ लोग ऐसे हो जिनको सच्चाई जाने बगैर घर जाना है, तो वो आपकी अपनी इच्छा होगी। मैं आपको फैक्ट बताऊंगा 2005 से आज तक का। ये फैक्ट 2005 का है, जब 4 में एनपीएस आया था, 5 में पीएफआरडीए बिल बना था। ये तब की सच्चाई है। मैं सबसे पहले शुरू करूंगा, एक बना है AIFAB, यानी कि ऑल इंडिया फोरम अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन। रेल के निजीकरण के विरोध में एक फोरम बनाया गया, जिसमें 100 से ऊपर संगठन जुड़े हुए हैं। इस 100 के ऊपर संगठनों में जिनका नाम है, उनमें जो प्रमुख नाम है वो हमारे NFIR AIRF का नाम भी है। कुछ संघ का नाम है जो कि भारतीय मजदूर संघ का साइडलाइन है। कुछ ऐसे लोगों का नाम है जिनको आप सुने भी नहीं होंगे। ये सारे लोग ऑल इंडिया फोरम अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन में जुड़े हुए हैं, यानी कि ये सारे लोग आधिकारिक रूप से कहते हैं कि हमें रेल के निजीकरण को रोकना है, रेल के निजीकरण का विरोध करना है। इसका मतलब यह हुआ कि इस फोरम में जो जुड़ा हुआ है, उन सब की विचारधारा एक है, और इस फोरम के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। इस फोरम में जो सबसे पहले लिखा है वो तो आप नेट पे देख सकते हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख बात इस फोरम के पेपर में लिखा है, जो मुझे समझ में आई, आपको बताने की बहुत जरूरत है, वो ये लिखा हुआ है कि जब एनपीएस लागू हुआ था, पीएफआरडीए आया था, उसी समय साफ साफ लिखा था कि सेबी, यानी कि जो शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है सेबी, उसके 8 नियम है अलग अलग। उन 8 नियम में एक नियम ये भी है कि आपका रिस्क होगा कि प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड जो है वो लॉस में जाएगा, ये आपका रिस्क है। ये पीएफआरडीए में लिखा था कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट लॉस में जा सकता है, आपकी वैल्यू को 0 कर सकते हैं। इसमें यह भी लिखा था कि सारे संगठनों ने उसको बिना पढ़े हुए हाँ कर दिया। बाद में समझे क्या क्या कमियां हैं। केवल एक सीपीआईएम के नेता थे, श्री वासुदेव आचार्य, उन्होंने कहा था कि 50% जो लास्ट बेसिक है उसका एश्योर्ड अमाउंट हमें वापस मिलना चाहिए, और कोई नहीं कहा था। ये ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा उस संगठन की बात जहां ये सारे लोग जुड़े हुए हैं। ये सारे लोग जो एनपीएस का विरोध कर रहे हैं, आपको आज सच्चाई पूरी मालूम पड़ जाएगी कि वाकई जमीनी स्तर पे विरोध क्या है, और ये पार्लियामेंट में जाके क्या करते हैं। सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए, ये यूनियन है जो आपके सामने कार्यालय खोल के हम लोग बैठे हुए हैं। जो मेन काम करता है इनका फेडरेशन, ये इनका महासंघ करता है जो दिल्ली में है। देश में 10-12 महासंघ हैं, ये सारे यूनियन उसके अधीन काम करते हैं। महासंघ वालों ने शुरुआत में गड़बड़ी की थी, और ये यूनियन वाले यहां नीचे में उसको कवर अप करने के लिए टाइम टाइम पे एनपीएस के विरोध का नारा लगाते हैं। महासंघ से गड़बड़ी हुई थी, और वो सारा कागज मेरे पास है। यदि कोई भाई कुछ पढ़ सके मैं बुलाऊंगा, आप आके पढ़िएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। एक बात लिखी है इसमें, इसी फोरम अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन में, इसमें लिखा है कि 2 सितंबर 16 को सभी केंद्रीय महासंघों ने विरोध किया था। दिल्ली में बड़ा हंगर स्ट्राइक, बहुत बड़ा स्ट्राइक किया था। उसमें एनएफआईआर एआरएफ ने ज्वाइन नहीं किया था। अगर ज्वाइन करते तो आज रुख कुछ और होता। यदि आप में से कोई आए पढ़ना है तो पढ़ के देख सकता है। मैं जो कह रहा हूं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। दोनों ही फेडरेशन जहां पे जुड़े हुए हैं वही कह रहा है कि इन लोगों ने 2016 के 2 सितंबर में
दिल्ली में विरोध नहीं किया, साथ नहीं दिया, आज चेहरा कुछ और होता है एनपीएस का। उसी पे एक और चीज लिखी हुई है, इवन इफ NFIR, ARF एंड BMS हु इनिशियली वेलकम द स्कीम, इसमें BMS का भी नाम है। इनिशियली 2003, 4, 5 में इन तीनों महासंघों ने एनपीएस को वेलकम किया था, स्वागत किया था। कोई आए मुझसे कागज लेके जाए, मैं आज कागज रखा हूं, वेबसाइट रखा हूं, सब रखा हूं, पूरे तैयारी के साथ आया हूं। कोई आए कागज लेके जाए, पढ़ ले, वेबसाइट खोल के आप चेक कर सकते हैं। जहां जुड़े हैं वही कह रहा है कि अगर ये इवन इफ NFIR, ARF एंड BMS हु इनिशियली वेलकम द स्कीम, और उसके खास बात है AIRF के एक व्यक्ति जो मेरे यहाँ के कई सारे यूनियन के लोग कहते हैं कि वो ट्रस्टी थे, लोग आरोप लगाते हैं कौन ट्रस्टी था कौन नहीं था, एनपीएस के ट्रस्ट में कौन कौन था, ये सारी बातें भी सामने आएंगी, आपके सारी बातें सामने आएंगी। तो इस चीज से यह तो क्लियर हो गया, ये सारे महासंघ, सारे यूनियन जहां जुड़े हुए हैं, इन्होंने शुरुआत में उसी एनपीएस की तारीफ की थी, तभी विरोध नहीं हुआ था। एनपीएस की शुरुआत में ही तारीफ हुई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि एनपीएस क्या है, तारीफ किए, और बाद में जैसे जैसे लोग बढ़ते गए कमियां निकली, और बाद में फिर वही जुड़ गए कि जो एनपीएस का विरोध करना था। यानी कि हमारे टॉप के लीडरशिप में कमी है, जो दिल्ली में बैठा हमारा टॉप का लीडर है, कमी उसके में है। वो नहीं समझ पा रहा है कि सरकार क्या कह रही है, क्या करना चाह रही है, हमें किसका विरोध करना है, किसका सहयोग करना है। ये जो पहला मामला था ये यहाँ पे खत्म होता है। दूसरा मामला आता है एनपीएस ट्रस्ट का। एनपीएस ट्रस्ट का मेरे पास एनुअल रिपोर्ट 2011-12 का है, मेरे पास रिपोर्ट 2023-24 तक का है। 11-12 की रिपोर्ट में पहले पन्ने पे लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का नाम, पहले पन्ने पे लिखा हुआ है। सीरियल नंबर 5 में लिखा हुआ है श्री उमराव मल पुरोहित, जनरल सेक्रेटरी हिंद मजदूर सभा और प्रेसिडेंट AIRF, 5वें नंबर पे लिखा हुआ है। ये ट्रस्टी थे। मैंने भी किसी का समर्थन किया था ये NFIR वालों का कुछ दिन पहले, और समर्थन किया तो इसी बात पे कि जब मैंने वकालत की पढ़ाई की है, मैं मानूंगा वही जो मुझे लिखा हुआ कहीं ना कहीं आधार मिलेगा, तब मैं मानूंगा कि किसी ने साइन किया था। अभी हाल में एक वायरल हुआ था बहुत बड़ा सा साइन किया हुआ 22-23 लोगों का कि ये एनपीएस पे साइन कर दिए, वो गलत था। जो यूनियन ये कर रहा है वो बेवकूफ है, उसका नेता बेवकूफ है, वो केवल राजनीति करके आप लोग को बरगला रहा है, उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। वो साइन था। इन लोगों ने कहा था सरकार से कि NCJCM की मीटिंग हर 4 महीने में होनी चाहिए। पिछले 1.5 साल में NCJCM की मीटिंग नहीं हुई है, कृपया मीटिंग कराइए। और उसमें साइन केवल NFIR ARF का नहीं था, 20-22 लोगों का और था। यूपी के माध्यमिक शिक्षा परिषद का था, पोस्टल डिपार्टमेंट का था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का था, 22 अलग अलग विभागों का था, अलग अलग राज्यों के बड़े बड़े फेडरेशनों का साइन था। वो साइन था NCJCM की मीटिंग करवाने के लिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए। लेकिन जब नेताजी को चुनाव में लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं मिला, विरोध करने का कुछ नहीं मिला, उन्होंने साइन को क्रॉप करके आपके सामने वायरल कर दिया। सही व्यक्ति वो है जो आपको सही चीज दिखाए और तथ्यों के साथ दिखाए। मेरे पास तथ्य है, सीरियल नंबर 5 2011-12 एनपीएस ट्रस्ट का रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, 5 नंबर पे उमराव मल पुरोहित जी का नाम है, जो उसके ट्रस्टी थे, AIRF के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पे और हिंद मजदूर सभा के जनरल सेक्रेटरी के नाम पे। अब सवाल ये उठता है, यदि वो उनका विरोध कर रहे होते, यदि वो जानते कि ये बुरा है, तो वो उसके ट्रस्टी कभी नहीं बनते। मुझे यदि मालूम है कि मेरा नाव डूब रहा है या कोई नाव डूब रहा है, मैं डूबते हुए नाव पे कभी नहीं बैठूंगा। उन्होंने इस पे पैसा ये लगाया, ये नहीं लगाया, इस पे मैं कमेंट नहीं करूंगा। जो कमेंट करता है वो उसकी अपनी इच्छा। इतना तथ्य जरूर है कि वो ट्रस्टी थे, इसीलिए AIRF ने उसका विरोध नहीं किया, क्योंकि वो उसके हिंद महासभा के भी महामंत्री थे और AIRF के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इसीलिए AIRF ने उसका विरोध नहीं किया। इसीलिए हमारे जो बेचारे यूनियन के नेता हैं, इज्जत नगर तक, गोरखपुर तक या केरला तक, वो उसका विरोध नहीं कर पाए, क्योंकि टॉप पे विरोध नहीं था। कमी ऊपर है। अगर हम नीचे रह के कहें कि वो गलत है, वो दलाल है, वो अच्छा नहीं है, ये हमारी कमी है, वो नेता की कमी है, वो जानता नहीं है कि गलती कहां हो रही है। मैं जानता हूं, क्योंकि मेरे और दिल्ली के बीच में कोई नहीं है। मैं यहां भी ऊपर हूं, दिल्ली में भी सबसे ऊपर हूं मैं। ये ट्रस्ट की बात थी। मेरे पास दूसरे इनके पड़ोसी एक और यूनियन है। हाल ही में जब यूपीएस आया तो बहुत विरोध हुआ,
कि यूपीएस में गद्दारी हुई, दलाली हुई, बारिश में भीग के गेट मीटिंग हुई। बारिश में भीगा तो नहीं, लेकिन मैं छांव में खड़ा होकर मैंने भी सुना और लगा कि वाकई कोई ऐसा है जो इस जोन में, इस देश में, इज्जत नगर में लड़ रहा है यूपीएस के लिए, और वो लड़ेगा। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था, या उस बेचारे को भी नहीं मालूम है कि उसी के महासंघ ने सपोर्ट कर दिया यूपीएस का। मंच पे खड़े होकर हम कहते हैं कि हम विरोध कर रहे हैं, एनपीएस यूपीएस सबका विरोध कर रहे हैं। सवाल उठता है कि एनपीएस से ओपीएस नहीं आया, यूपीएस कैसे आ गया? इसीलिए हमने गेट मीटिंग में हमने लगाया था जो पोस्टर, उसमें ओपीएस लिखा के काट दिया, फिर यूपीएस लिखा, क्योंकि कहने को ओपीएस आ रहा था, वो यूपीएस कैसे बन गया? यूपीएस इसलिए बना कि जो देश का सबसे बड़ा महासंघ है, और मैं नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मोडेलिटीज में लिखा हुआ है कि किसी के व्यक्ति पे आप आरोप नहीं लगाएंगे, यूनियन के नाम पे कह सकते हैं कि हाँ उसने ये गलत किया, उसकी ये गलत नीतियां हैं। और मैं जो अभी रीड करूंगा, ये अखबार की कटिंग में रीड करूंगा, ऑनलाइन डिजिटल न्यूज की रीड करूंगा मैं, इसके बाद फिर और बताऊंगा। पंचजन्य एक ऑनलाइन वेबसाइट है न्यूज का, पंचजन्य, छोटा है, अभी बड़ा नाम भी मैं बताऊंगा। लिखते हैं, भारतीय मजदूर संघ का एकीकृत पेंशन प्रणाली पर विचार। ये विचार, भारतीय मजदूर संघ ने सरकार द्वारा घोषित एकीकृत पेंशन प्रणाली का स्वागत किया है। आके मुझसे आप लेके जाइए, स्वागत किया है, लिखा है कि नहीं, आके ले जाइए। बाद में तो सबने कहा था कि कमियां हैं, दूर की जाए, और कमियां दूर की जाए इसलिए नहीं कहा था कि कमी खुद नजर आई, इसलिए कहा था क्योंकि वर्कर में विरोध हो गया, ऑनलाइन मीडिया हाइपर हो गया पूरा, कई सारे ट्वीट्स आ गए, लाखों, विरोध वर्कर कर दिया। अब लोगों को लगा कि यार ये यूपीएस का मामला हमें फेवर नहीं दे रहा है, बेहतर है हम भी विरोध करें उसका। अन्यथा अगर हम दिल्ली में बैठते हैं, मैं दिल्ली का राष्ट्रीय सचिव हूं अपने महासंघ का, मेरे साथ यदि 16,87,000 लोग हैं, तो मैं जानता हूं कल रेल में क्या होगा, मैं जानता हूं कल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में क्या होगा, मैं जानता हूं कल के हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूरों के साथ क्या होगा। तो वो आपके भारतीय मजदूर संघ के महान नेता लोग भी जानते रहे होंगे यूपीएस में क्या लिखा है। तो फिर आपने कैसे बिना पढ़े, बिना जाने कैसे आपने उसका तारीफ कर दिया, स्वागत किया? बाद में लिखा है, हम आगे और पढ़ेंगे, जानेंगे, फिर बताएंगे उसमें क्या लिखा हुआ है, बताएंगे, फिर हम कमेंट करेंगे। आपने पढ़ा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, और आपने कह दिया कि यूपीएस स्वागत करते हैं हम ओपीएस का नहीं, यूपीएस का। बहुत अच्छी बात है। दूसरा एक वेबसाइट है, वो अखबार सबके पास आता है, टाइम्स ऑफ इंडिया। ये तो छोटा अखबार नहीं है, और न ही ये दैनिक जागरण या अमर उजाला की तरह छोटे मोटे खबर छापता है, बड़े खबर वो भी छापते हैं, लेकिन ये खबर तो ऑथेंटिक होती है, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू का अखबार कोर्ट में भी जाता है, राष्ट्रपति भवन में भी जाता है। इसमें भी लिखा हुआ है, द भारतीय मजदूर संघ सपोर्टेड द गवर्नमेंट्स न्यू यूनिफाइड पेंशन स्कीम विच इंक्लूड्स बेनिफिट्स दैट हैड लॉन्ग एडवोकेटेड। यानी कि हम काफी समय से, 20 साल से हम लड़ रहे थे ओपीएस के लिए, और आज हमें सफलता मिली। सरकार ने यूपीएस लाके हमें कुछ हद तक हमें राहत दिया है। हम काफी समय से संघर्ष कर रहे थे, यूपीएस आ गया, हम स्वागत करते हैं। कुछ कमियां होंगी, उसे दूर की जाएगी, देखा जाएगा क्या कमियां हैं। तो बीएमएस को वो भी अच्छा लगा कि बहुत बढ़िया है यूपीएस, अच्छा है, कुछ और होगा तो बदल दिया जाएगा। आपने तारीफ किया उसका। अब ये क्योंकि अखबार की बात है, कानून के भाषा में अखबार की खबर को खबर नहीं मानते हैं, कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं है, ना वो कोई सबूत मानते हैं, क्योंकि अखबार की बात है, हियर एंड से में निकल जाता है, एविडेंस में नहीं आता है। इसीलिए मैंने निकाला भारतीय मजदूर संघ का प्रेस नोट। ये तो हियर एंड से में नहीं आएगा, ये प्रेस नोट है बीएमएस का। लिखते हैं, सरकार द्वारा घोषित एकीकृत पेंशन प्रणाली का भारतीय मजदूर संघ स्वागत करता है। निश्चित रूप से यूपीएस मौजूदा एनपीएस की तुलना में एक बेहतर विकल्प है। जब बारिश में भीग के हम लोग उसकी शिकायत कर रहे थे कि यूपीएस खराब है, यूपीएस क्यों, ओपीएस क्यों नहीं, हमें ओपीएस ही चाहिए, यूपीएस नहीं चाहिए, तब आपके महासंघ के महानेताओं ने कहा था कि निश्चित रूप से यह उससे बेहतर है। ये इनकी सच्चाई है। आगे, यूपीएस के माध्यम से केंद्र सरकार ने एनपीएस की कमियों को दूर करने का प्रयास किया है तथा हम सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का सराहना करते हैं। भारतीय मजदूर संघ ने ये कहा है। इंग्लिश का भी मेरे पास प्रेस नोट है, हिंदी का भी है। ये हियर एंड से में नहीं आता है, एविडेंस एक्ट में ये लागू हो सकता है। यानी कि या तो आप जानते नहीं है कि ऊपर क्या हो रहा है, नीचे विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब है ऊपर वाला आपसे बेईमानी कर रहा है,
या आप ऊपर और नीचे मिले हुए वर्कर से बेईमानी कर रहे हैं? सच्चाई अब आप बताएंगे अगले मीटिंग में। सच्चाई हमारे यूनियन के नेता बताएंगे अगली मीटिंग में। अभी कोई आए चाहे ले जाए, वेबसाइट है, लिंक है, सब मेरे पास रखा हुआ है, अब ले जाइए। अब बात आती है कि हमने उनका समर्थन क्यों छोड़ दिया NFIR का। मैंने समर्थन दिया था, इसी मंच से दिया था, और मैंने कहा था कि तब तक समर्थन रहेगा जब तक सच्चाई का मुझे सामना नहीं करना पड़ता है। अगर मुझे सामने सच्चाई आ गई कि आपका भी उसमें हाथ है, समर्थन तुरंत वापस हो जाएगा। मैंने कहा था, हर मीटिंग में कहा था, हर जगह मैंने कहा था। स्टैंडिंग कमेटी लोकसभा की स्थायी समिति का 2005 का PFRDA जब बिल बना था, पूरी समिति की 286 पन्नों की रिपोर्ट मेरे पास है। इस समिति में कौन कौन गया था वो आप जानेंगे तो बड़ा आश्चर्य होगा। इसका 13 सीटिंग यानी 13वां बार ये लोग बैठे। स्टैंडिंग कमेटी 13वें बार बैठी पार्लियामेंट में। उस मीटिंग में निर्णय लिया गया, C2 को बुलाया गया, CITU, एटक को बुलाया गया, इंटक को बुलाया गया, अलग अलग महासंघों को बुलाया गया। सभी महासंघों में BMS भी था, HMS भी था, इंटक भी था, यानी कि जो NFIR वाला है। इसमें जो आखिरी मीटिंग थी इसकी आखिरी मीटिंग थी, उस आखिरी मीटिंग में हमारे NFIR के राष्ट्रीय महामंत्री श्री राघवैया जी, इंटक के उपाध्यक्ष 2005 उपस्थित थे। ये 28वें मीटिंग में उपस्थित थे, उनका नाम भी है। सवाल ये उठता है कि जब आप सरकार के साथ वार्ता करने जा रहे हैं, आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप उसका साथ क्यों दिए? आपने विरोध क्यों नहीं किया? 2005 में यदि आपने कमी निकाली होती, कमी तो निकाले नहीं, क्यों नहीं कमी निकाले, उसका भी प्रूफ है इसमें। कमी निकालने वाले इस पूरे PFRDA बिल में कुछ एक सांसद थे और कोई कमी नहीं निकाला है। इस रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि जो उपस्थित हुए पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी में, उन्होंने सुझाव दिया, अपना ओपिनियन दिया। ये नहीं कहा खत्म कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। कुछ सांसदों ने कहा था, उनमें श्री गुरुदास दास गुप्ता जी थे, एक कृष्ण स्वामी जी थे, रूपचंद पाल जी थे, लक्ष्मण सेठ जी थे, वीर सिंह जी थे और चित्रप्रता मुजुमदार जी थे। इतने सांसदों ने विरोध किया, बाकी किसी ने विरोध नहीं किया। 2005 की कहानी बता रहा हूं मैं आप लोगों को, किसी ने विरोध नहीं किया। और जो हमारे महासंघ के लोग थे, अपना ओपिनियन रख के आए। मैं भी पार्लियामेंट गया था 2019 में, जब श्रम कानून बने थे, जाके रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं। एक एक सेक्शन, एक एक शब्द का मैं कमी निकाल के आया और वो ऑन रिकॉर्ड लिखा हुआ है। मैंने उसमें ओपिनियन नहीं दिया, विरोध करके आया था मैं वहां पे, वो लिखा हुआ है, विरोध करके आया था। लेकिन आप गए, ओपिनियन देके आए, इंप्रूवमेंट कैसे करना है वो बता के आए। इसीलिए मैंने उनका साथ छोड़ दिया, क्योंकि मैं इस जोन का एकमात्र महामंत्री हूं जो NPS का है। बाकी तो OPS के हैं, लड़ने की बात ही नहीं उठती है कुछ। मैं लड़ रहा हूं क्योंकि मेरी खुद की लड़ाई है, इसलिए मैं लड़ रहा हूं। और इसीलिए मैंने ये तथ्य निकाल लाया कि इसमें कौन कौन का, किसका किसका क्या क्या हाथ था। इसमें उसी 28वें मीटिंग में उमराव मल पुरोहित जी भी थे। 18 मई 2005 की बात है, शाम 3 से 4:30 बजे की। सब कुछ पार्लियामेंट की मीटिंग में बाकायदे प्रिंट होके आता है। अगर हम हाँ भी कहेंगे तो HAN हाँ लिख के आ जाता है उसमें, क्योंकि मैं गया हूं, मैं जानता हूं। तो ये इनकी सच्चाई है भाई। अब समस्या ये उठती है कि हमारे कारखाने में 1000 लोग हैं, 1000 लोगों में से, 1000 में से मैं कहूंगा कम से कम 900 लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सी यूनियन जीत रही है, कौन सी हार रही है। सबको उनको फर्क पड़ता है किसके द्वारा काम बन रहा है, कौन मेरा दोस्त है, कौन मेरा दुश्मन है, और घर जाना बीवी बुला रही है। ऐसे आप NPS खत्म करने की बात करते हैं और आप उम्मीद करते हैं कोई एक नेता आएगा, चिल्लाएगा, गला फाड़ेगा, यहां से मुन्ना की दुकान तक आवाज जाएगी और आप कहेंगे वाह क्या नेता है, क्या गला फाड़ता है, इसी को वोट देना है, वो जीत रहा है। क्योंकि वो कह रहा है कि मैं 80% वोट ला रहा हूं, मैं जीत रहा हूं। 80% वोट लाके कोई जीत भी जाएगा, लेकिन आपके वो काम नहीं आएगा। मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दूंगा, काम आना होता तो ये तथ्य वो निकाल के बहुत पहले ला के फेंक गया होता। मुझे चुनाव नहीं लड़ना था, अब लड़ना है तो मैं तथ्य निकाल रहा हूं। मेरे बारे में कोई तथ्य निकालना हो निकाल सकते हैं, व्यक्तिगत नहीं, यूनियन का।
मैं आप लोगों के सामने बहुत छोटी सी बात रखूंगा क्योंकि अंधेरा जल्दी होगा, ठंड चल रही है। जो यूनियन ये कहे कि मैं एनपीएस की लड़ाई लड़ रहा हूं, उस यूनियन के हिस्ट्री में जाइए, या कोई भी यूनियन ये कहे कि हम ये काम कर रहे हैं, उसके हिस्ट्री में जाइए। वो यूनियन जो कह रही है कि हम युवाओं का साथ टोली है, युवाओं के हम नेता है, सारे युवा हैं, उनके भी जो संरक्षक है 65 साल के हो चुके हैं और उन्हीं के बल पे अब चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं की तारीफ करके। उनके महामंत्री आ जाए मंच पे और एनपीएस के बारे में 1 घंटे भाषण देके दिखा दे, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आपका काम, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आपके महामंत्री को आगे होना है, ना कि कारखाना के मंडल मंत्री को, ना कि शाखा के मंडल मंत्री को। और यदि कारखाना का मंडल मंत्री आपको लगता है कि दिल्ली जाके लड़ सकता है, अधिकारी के पास जाके लड़ सकता है, तो मेरे पास कुछ काम पेंडिंग है, मेरे साथ चले। मैं भी देखता हूं उस काम को कैसे कराया जाता है, कैसे बात करते हैं, कितना अधिकारी पे चढ़ के दबाव देते हैं कि अधिकारी थर्राता है उनके नाम पे। मैं भी चलूंगा, काम मैं बताऊंगा, और आप काम बताइए मुझे, किसी भी लेवल का हो। अगर रेल के किसी एक चुटकुले में भी लिखा है होना है तो वो होगा, क्योंकि अधिकारी भी काम करेगा नियम से, आपके चेहरे की सुंदरता देख को नहीं करेगा। ये समझने की बात है भाइयों। यूनियन का दूसरा एस्पेक्ट, क्योंकि हमारी भी बात है, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, आपको मैं अपनी एक छोटी सी बात बताऊंगा। संघ, महासंघ, फेडरेशन कुछ नहीं होता है। होता है कि आपको करना क्या है, आपको पता है कि नहीं आपको क्या करना है। केवल राजनीति करनी है या कोई सोल्यूशन काम लेके आना है, समस्या का समाधान लेना है। मैं कुछ एक पॉइंट पढ़ूंगा आपके सामने, इसको आप सुनिएगा। ये हमारा 2016, 15 या 16 का पर्चा है। मैं 2014 में बरेली नगर कारखाने में आया था, 15-16 का ये पर्चा बनाया हुआ है। और तब मैंने बनाया था, केवल बनाया नहीं था, अपने महासंघ के द्वारा मैंने रेलवे बोर्ड से लेकर डीओपीटी और हर केंद्रीय विभागों को भेजा था। आप देखिए क्या क्या काम हुआ है। और ये पर्चा खरे के पास जो प्रिंट करता है ना, खरे के पास रिकॉर्ड में है हमने कब बनवाया था, उसके पास फाइल रिकॉर्ड में है, वो बता देगा कब बनवाया, कितनी की बिलिंग हुई, और वो प्रूफ हो जाएगा कि हमने कब बनवाया था। फर्जी काम मैं नहीं करता हूं। इस देश का एकमात्र यूनियन जिसने डिमांड किया था कि माता पिता दोनों को आश्रित सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, 70 साल में किसी ने डिमांड नहीं किया था। आज भी किसी के यूनियन के मैनिफेस्टो में दुनिया भर के अंदर लगे हुए हैं, किसी के में डिमांड नहीं है कि जिसकी सीधी भर्ती होती है उसके माता पिता दोनों को डिपेंडेंसी का लाभ मिलना चाहिए। पिता नहीं रहेंगे तो मां को मिलेगा, लेकिन पिता रहे, कितने भी गरीब रहे, पैरालाइज रहे, अपंग हो जाए, दिमागी तौर से बीमार हो जाए, लेकिन मां आश्रित नहीं हो सकती, पिता आश्रित नहीं हो सकता है, लड़का चाहे अधिकारी क्यों ना हो जाए। भारतीय रेल का ये नियम है बरसों पुराना। भारतीय रेल एक सेंट्रल गवर्नमेंट एंटरप्राइज है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में सारे विभागों में इस चीज की सुविधा है, रेल में सुविधा नहीं है। बहुत आश्चर्यजनक बात है। और आज तक किसी संगठन ने मांगा भी नहीं। 2015-14 के पहले कोई मांगा हो, 13 के चुनाव के पहले कोई मांगा हो तो मैं मान जाऊं कि मांगा था। किसी ने नहीं मांगा। ये प्रक्रिया चल रही है। अगर मैं जीत गया, आपको वादा करता हूं 1 साल में आपको इसकी सुविधा मिलेगी। आपको नहीं, पूरे भारतीय रेल को मिलेगी, क्योंकि सीबीटी जो हमने करवाया था वो पूरे भारतीय रेल को मिला था, केवल इज्जतनगर कारखाने को नहीं मिला था, सबको उसका लाभ मिला था। दूसरा डिमांड था सर्विस बुक को ऑनलाइन करवाया जाए, अपडेट करवाया जाए। सर्विस बुक ऑनलाइन आप लोगों की हो गई है। आपने सोचा कौन करवाया? किसी ने कहा हमने करवाया। मैं कह रहा हूं हमने करवाया। रिकॉर्ड है मेरे पास, सारे पेपर मेरे पास है। मैंने कह रहा हूं हमने कराया। यूनियन में 4 आदमी है कि 40 आदमी, उससे मतलब नहीं है। मतलब यह कि यूनियन में जो एक व्यक्ति भी है उसकी दिमाग कितनी दिशाओं में चल सकती है। तीसरा, रेलवे की विभागीय परीक्षाएं सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराई जाए। ये डिमांड हमारी थी। क्यों किसी ने नहीं कहा जब हो गया कि हमने कराया? यहां तो होड़ लगी रहती है हर काम पे, हमने कराया हमने कराया। इस पे क्यों नहीं किसी ने कहा हमने कराया? क्योंकि हमने कराया चैलेंज है। कोई कह देगा उस पर केस कर दूंगा मैं, डॉक्यूमेंट है मेरे पास। तीसरा, स्थानांतरण की प्रक्रिया को ऑनलाइन पोर्टल द्वारा अपडेट कराया जाए और पारदर्शिता रखी जाए। आपके ट्रांसफर का काम ऑनलाइन हो रहा है? हो रहा है ऑनलाइन, ऑन रिक्वेस्ट या म्यूचुअल? किसने कराया? कोई नहीं बोलता हमने कराया। मैं कह रहा हूं पीआरकेयू ने कराया, कोई नहीं कराया। रिकॉर्ड है,
सरकार को 2015 के बाद ही दिमाग में आना था कि हाँ ऑनलाइन करना है। भारतीय रेल इतनी पुरानी थी, इंटरनेट 1991 में आ गया। सरकार को अब दिमाग में ऑनलाइन कराना है। क्रिस का सॉफ्टवेयर बन गया, क्रिस से रिजर्वेशन हो रहा है, ऑनलाइन रिजर्वेशन प्रक्रिया चल रही है, लेकिन सर्विस रिकॉर्ड अपडेट करवाना सरकार को दिमाग में नहीं आया था। अब आया दिमाग में, क्योंकि हमने दिमाग में डाला उनके कि ट्रांसफर की प्रक्रिया में करप्शन होता है, पैसे लिए जाते हैं और नेता लोग लेते हैं, इसको ट्रांसपेरेंट किया जाए, तब वो किया गया है। पांचवा, वेतन स्लिप में कर्मचारियों के अवकाशों को सही किया जाए, अप टू डेट किया जाए और नाइट ड्यूटी के घंटों को इंक्लूड किया जाए। क्यों नहीं कोई डिमांड में दे दिया? क्यों नहीं कोई कह रहा है कि पे स्लिप में लीव रिकॉर्ड आ रहा है? हमने कराया। 2015, 16, 14 के पहले किसके पे स्लिप में लीव रिकॉर्ड अप टू डेट आता था? आज भी अप टू डेट नहीं हुआ है, वो मैं जानता हूं, सबके नहीं हुए। लेकिन वो लोकल मुद्दा है, लोकल लड़ने का मुद्दा है, लोकल प्रशासन का मुद्दा है, लोकल मान्यता प्राप्त यूनियन की कमी है, वो हमने करवाया। ये बहुत बड़ी बात है। लोकल लेवल पे मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, वो हम जीतेंगे तो हम करके दिखाएंगे कैसे होता है। कुछ और डिमांड हमने किया था, ये गैंगमैनों का आपको बोल के फायदा नहीं है। मेडिकल डिकैटेगराइजेशन और मेडिकल अनफिट की प्रक्रिया, इसमें भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आज भी नहीं है। हमारा डिमांड पेंडिंग है, इसको भी ट्रांसपेरेंट किया जाए। मेडिकल डिपेंडेंसी, मेडिकल जो अनफिट है, डिकैटेगराइजेशन है, अपने इज्जत नगर हॉस्पिटल में 16 लोग पेंडिंग बैठे हुए हैं। माननीय सीएमए साहब अभी तक उनको डिसीजन नहीं ले पा रहे क्या करना है। पैरालाइज्ड है आधा शरीर, हिल नहीं सकता है, अनफिट भी नहीं हो रहा है, फिट भी नहीं हो रहा है, किसी को कान से सुनाई नहीं पड़ रही, लोको पायलट है, वो अनफिट भी नहीं हो रहा है, फिट भी नहीं हो रहा है। ऐसी चीजें हैं। ऐसे और कई डिमांड हमने किए थे जो लोकल स्तर पे किसी ने डिमांड नहीं किया। केवल सत्ता चाहिए, वो सत्ता के लिए लड़ना है। मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मान्यता चाहिए आपकी। सत्ता में मैं हूं, दिल्ली के श्रम मंत्रालय में मान्यता प्राप्त हूं, मैं सत्ता में हूं। मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मान्यता चाहिए। जिसे सत्ता चाहिए वो जाके विधायकी लड़ ले, मुझे केवल मान्यता चाहिए। और मान्यता नहीं भी अगर मिलती है किसी कारणवश, क्योंकि हमारा ये पहला चुनाव है, कहने के लिए लोग आज के बाद आप लिखवा लीजिए, कल से यदि इस कारखाने में चर्चा होगी तो केवल पीआरकेयू की होगी और राकेश मिश्रा की होगी, क्योंकि चर्चा दो ही की होती है, राम की या रावण की। अगर मैं अच्छा लग गया आज आपको तो कल बुरा साबित करने के लिए सारे लोग जुट जाएंगे और एक व्यक्ति सबसे ज्यादा जुटेगा, क्योंकि उस व्यक्ति को मुझसे कंपटीशन है। मैं अपना एक आंख फोड़ लूंगा, दोनों आंख फोड़ लेगा अपना वो। ये स्थिति है। जिस दिन मैंने वकालत खत्म किया, मैंने डीआर केस लड़ना शुरू किया। डीआर केस आप सबको पता होगा, मेजर माइनर चार्जशीट वगैरह होती है। नेताजी को लगा कि यार इससे तो राकेश मिश्रा को बहुत लोग जान जाएंगे, हम भी डीआर केस लड़ेंगे। आज यहां एक व्यक्ति उपस्थित है, मैं नाम नहीं लूंगा, डीआर केस लड़ा उसका। 38,000 बेसिक से 18,000 बेसिक पे ले आए, ग्रेड 1 से हेल्पर बनाए, और ये 5 साल तक स्थायी रूप पे रहेगा। अपील में भी यथावत रह गया। मेरे पास वो केस सेकंड अपील के लिए आया, जो जाना था गोरखपुर प्रिंसिपल साहब के पास, मेन अधिकारी के पास जाना था। हमने वो अपील जब लिखा, उस दिन से आज तक 2 साल हो गया है, फाइल ही गायब कर दी गई है। क्योंकि यदि वो फाइल मिल जाएगी आज, तो ब्रांच अधिकारी से लेके मुख्यालय के अधिकारी जब तक सब फंसेंगे। इतनी बड़ी गलती की उन लोगों ने डीआर केस में। लेकिन उस व्यक्ति को शांति नहीं पड़ी। अभी अस्पताल से जहां जहां वो व्यक्ति मिलता है, कर्मचारी एक ही बात पूछता है, तुमसे राकेश ने कितने पैसे लिए? तुम्हारे केस का क्या हुआ? खत्म हो गया? अरे हमसे जुड़ जाओ यार, हम खत्म करा देंगे। आपके अफसर साहब तो जुड़े थे, केस भी लड़ा, अपील भी करवाया, यथावत रहेगी। इतना बड़ा पनिशमेंट तो मैं अपने जीवन में पहली बार सुना। 38,000 से 18,000, ग्रेड 1 से हेल्पर, 5 साल स्थायी रूप से, यानी कि 16 साल की नौकरी गई, 5 साल और नौकरी नहीं, कैजुअल, इसके बाद नौकरी की शुरुआत होगी। इस तरह से ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। आपको याद होगा जब निजीकरण निगमीकरण का मुद्दा उठा था, इसी जगह सारे यूनियन के लोग बैठे थे, मंडल मंत्री से बड़े बड़े पदाधिकारी, मैं भी था। चुनाव डिक्लेयर हो चुका था 2019 का, तारीखें पड़ चुकी थी इस दीवार पे, उस टंकी पे, कि साथ देना, वोट देना इस चुनाव चिन्ह पे। मैं यहीं पे कहा था कि पहले नौकरी बचाइए, सब लोग एक हो जाइए, चुनाव बाद में होता रहेगा, अन्यथा सरकार जीतेगी, आप में से कोई नहीं जीतेगा। आज हुआ वही।
सरकार जीत गई और यूनियन हार गया। वही हुआ आज 19 से 24 5 साल में सब लोग लगातार घूमते रहे, चुनाव, वोट, सत्ता, हमसे जुड़िए, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और अंदर अंदर रेलवे को खोखला कर दिया गया। अधिकतर चीजें तो प्राइवेटाइज हो चुकी है। आप खुद काम कर रहे हैं, देख लीजिए आपके सामने 19 में कारखाने की क्या संख्या, क्या संख्या आप देख लीजिए। आज के तारीख में रेलवे बोर्ड से जो भी वैकेंसी आ रही है कारखानों के लिए नहीं आ रही है, चाहे कोई भी कारखाना पूरे देश का हो, क्यों नहीं आ रही है वैकेंसी वर्कशॉप के लिए? इससे साफ जाहिर होता है सरकार की इंटेंशन कारखाने के लिए अच्छी नहीं है। अच्छी होगी तो दिखती, अच्छी नहीं है इंटेंशन, क्योंकि कारखाने के कर्मचारी कम हो रहे हैं, नई रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। इंटेंशन हम क्या मान ले आपकी? इसीलिए मैंने कहा था लड़ के पहले एक हो जाइए, लेकिन तब सबको लगा था कि जो ज्यादा लड़ेगा, रैली यहां से लेकर डीआरएम ऑफिस तक निकालेंगे, मसाल रैली, गोरखपुर, हमारे गोरखपुर कारखाना से असुरन चौराहे तक एनपीएस का सब यात्रा निकाला गया था। मुझे बहुत हंसी आती है आज भी उस चीज को याद करके, उस घटना को। एनपीएस का सब यात्रा निकाला गया था गोरखपुर कारखाना से असुरन चौराहे तक। सब यात्रा निकलती, जो मर जाता है उसका। और माननीय महामंत्री जो हमारे आज मान्यता प्राप्त यूनियन के हैं, भगवान करे वो 500 साल और जिए और 500 साल और रहे मान्यता में, तो सत्ता में रहे, वो उसी यूनियन में रहे। रेल का क्या होगा वो हम सब देखेंगे। पिंडदान भी किया, हिंदुओं में पिंडदान मतलब फुल स्टॉप, कॉमा नहीं, फुल स्टॉप लग गया। 19 में ही लग गया फुल स्टॉप एनपीएस पे। आज क्यों नहीं एनपीएस खत्म हुआ भाई? आप एनपीएस खत्म करवा के वो करते पिंडदान, सब यात्रा, तो अच्छा लगता देखने में। इतना बड़ा काम कर दिया, एनपीएस को मिट्टी में मिला दिया। वो तो केवल राजनीतिक स्टंट हो रहा है। हमने कभी मसाल रैली नहीं किया। अभी हाल में एक मसाल रैली यहां से डीआरएम ऑफिस हुआ, अंदर से बाहर तक हुआ। बहुत अच्छा, मुझे एक याद आई बात। जो व्यक्ति ये नहीं जानता है कि मैं जो कर रहा हूं सही है कि गलत है, जिस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि मैं लीडर हूं, मेरे पीछे 100 आदमी चल रहा है, आज कुछ गलत होगा तो वो भी फंसेंगे, हम भी फंसेंगे, वो आपका नेतृत्व क्या करेगा? इतनी कॉमन सेंस नहीं है कि हाईवे पे मसाल यात्रा लेके जा रहे हैं, रास्ते में गाड़ियां जा रही हैं, आपने डीएम से परमिशन नहीं लिया, अगर कोई घटना घट जाएगी तो सारे लोग दब जाएंगे। और कारखाना का आदमी चला गया पीछे 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 उनके साथ। डीआरएम ऑफिस ने परमिशन नहीं लिया, वहां भी जाके चिल्ला पड़े जिंदाबाद मुर्दाबाद। ऐसे कई चीजें हैं। लोकसभा का चुनाव हुआ, यहीं पे कारखाने गेट के सामने किसी लोकसभा प्रत्याशी की जिंदाबाद की गई। आपको नहीं पता है कंडक्ट रूल में लिखा हुआ है हम पॉलिटिकल कैनवासिंग नहीं कर सकते? नेता है आप, चिल्लाएंगे जीतना है, मुझे सत्ता चाहिए। वो नेता है, आपके पीछे 80% वोटर भी है, क्या साथ देंगे आप? डीआर केस लड़े, बर्बाद कर दिया। खुद खड़े होकर कैमरे के सामने चुनाव का कैनवासिंग कर रहे हैं आप, पॉलिटिकल कैनवासिंग। इनको वोट दो, जिंदाबाद मुर्दाबाद। क्या बताना चाहते हैं आपकी कौन पॉलिटिकल पार्टी राजनीति कर रहे हैं आप? राजनीति की बात करें, एनपीएस की बात करें, तो जो सरकार एनपीएस लाई उसके बाद जो सरकार आई, दोनों एक ही बात है। हमारे अध्यक्ष जी कहते हैं 4 में जो सरकार ले आई और जो उनकी यूनियन थी बीएमएस, उन दोनों ने मिलकर पैदा किया एनपीएस को। आज ही उन्होंने कहा अध्यक्ष जी ने। और उसके बाद जो सरकार आई 4 से 14, ये लोग मिलकर उसका पालन पोषण करके बड़ा कर दिए, उसको आवारा भी बना दिए। तो सच्चाई है, एनपीएस को लेकर जो खिलवाड़ किया गया इस देश में, ये आप जानेंगे नहीं। इतनी बड़ी खिलवाड़, इतना बड़ा पॉलिटिक्स हो गया। जो 4 में लागू आया था बिल बन के, 12, 13, 14, 15 तक उसका एक्ट बनाया गया। ये 10 साल तक किसी के ऊपर बिना एक्ट बनाए कोई चीज थोप दिया गया। कौन से कानून में लिखा हुआ है? 10 साल लगा आपको एक्ट बनाने में, और आपने पूरा का पूरा थोप दिया उनके ऊपर जबरदस्ती। वर्कर को तो कुछ नहीं पता है। अभी मेरी सोमवार को मीटिंग हो रही थी दिल्ली में। वो एक पार्टी ऑफिस में मीटिंग थी, लेकिन पॉलिटिकल मीटिंग नहीं थी, महासंघों के महामंत्रियों की मीटिंग थी। एचएमएस के महामंत्री आए, बीएमएस के तो नहीं आए, नहीं आते हैं। एचएमएस के महामंत्री आए, इंटक के महामंत्री आए, और भी 8-9 महामंत्री आए, महासंघों के महामंत्री। मैं भी गया, वहां पे चर्चा तो एनपीएस की हो ही नहीं रही है। मेरे सामने एनपीएस के महामंत्री बैठे थे, सरदार जी। मैंने उनसे एक बात कही, जब मुझसे कहने को कहा गया, मैंने कहा पूरी भारतीय रेल के आप मालिक हैं, और इस समय रेल नहीं पूरे देश में एक मुद्दा केवल युवाओं का है, एनपीएस।
और यहां पर चर्चा हो रही है कि बीजेपी हरियाणा में जीत कैसे गई। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं कि हम ट्रेड यूनियन है। इज्जतनगर कारखाने से लेकर गोरखपुर तक भी वही हो रहा है। अभी चुनाव आया था, हमारे कारखाने के कौन सा ट्रेड यूनियन का व्यक्ति है जो पॉलिटिकल कैनवासिंग इज्जतनगर के न्यू मॉडल कॉलोनी में नहीं किया, बताइए कौन व्यक्ति जो नहीं किया है। ट्रेड यूनियन का लीडर है, कोई बीजेपी के लिए लड़ रहा है, कोई सपा के लिए, कोई कांग्रेस के लिए, कोई किसी के लिए। आपको इतना भी नहीं पता है कि आप पॉलिटिकल कैनवासिंग कर रहे हैं, रेलवे एम्प्लॉय होने के बाद भी बुत बना के पर्चा काट रहे हैं। यह अच्छाई है बाकी नेताओं की, हमारे ऐसे लोगों की, कि हम लोग उसका मिस यूज नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। और हम सब अच्छे हैं। मैं तारीफ करूंगा मान्यता प्राप्त वालों की, उनकी सबकी, कि एक व्यक्ति है जो जोन में जोन नहीं मंडल में सबसे ज्यादा गदर काटे हुए है कि मुझे जीतना है, सत्ता में आना है, सबसे ज्यादा। और गदर काटने में इतनी गलतियां कर चुका है वो कि अगर इन लोगों का एहसान ना हो वो अगले दिन रिमूव हो जाएगा। पिछले मीटिंग में उन्होंने कहा है कि मैं उस गांव से, उस जिले से हूं जहां हर दूसरे घर में 4 वकील हैं। अरे बरेली में 4,500 वकील हैं, पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 3,500 वकील हैं। वकीलों की गिनती करने से क्या होता है? वकीलों की गिनती से क्या साबित होता है कि आप सही हैं? वकीलों की गिनती से साबित होता है कि आप कोई भी केस लड़ लेंगे, जीत जाएंगे। उस व्यक्ति का केस क्यों नहीं लड़ लिया जिसको ग्रेड 1 से हेल्पर बना दिया, 38,000 से 18,000 रुपए ले आए? उसका बच्चा कैसे खा रहा होगा? वहां से कोई वकील पकड़ के लाए होते? आप लोगों को समझना है कि चिल्लाने से काम नहीं होता है। जो शांत होता है वो डरता नहीं है, वो समझदार होता है, तभी शांत होता है। अगर आपको आज लगे कि 80% 90% वोट लाके कोई जीत रहा है, जिता सकते हैं बेसुर, कोई दिक्कत नहीं। उनका दूसरा चुनाव है, मेरा तो पहला चुनाव है। लेकिन इसके बाद का चुनाव, जैसे 11 साल के बाद ये हुआ, अगला चुनाव कब होगा पता नहीं। आप अंदाज लगा लीजिए। जिस व्यक्ति को यह नहीं पता है कि रैली में जाना है तो हमें कहां से कहां होके जाना है, कहां से परमिशन लेना है, जिस व्यक्ति ने अस्पताल में भूख हड़ताल करने का दे दिया कि हम भूख हड़ताल करेंगे। भूख हड़ताल ऐसे होती है। हॉस्पिटल एक साइलेंट जोन है जहां पे हॉर्न बजाना प्रतिबंधित है, वहां जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं। आपको कानून की इतनी बेसिक जानकारी नहीं, अब वहां से आते हैं जहां हर दूसरे घर में 4 वकील हैं। आप सबको समझना होगा भाइयों। मैं अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि चुनाव लोकसभा, राज्यसभा पार्षद का, सभासद का या विधायक का आता रहेगा 5-5 साल में, होता रहेगा। जीतने वाले को फर्क नहीं पड़ता है, हारने वाले को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लड़ने वाले 50-100 करोड़ के मालिक होते हैं। उनके लिए एक त्योहार होता है। रेल कर्मचारी 50-100 करोड़ का मालिक नहीं है, कम से कम मैं तो नहीं हूं। छोटी सी गाड़ी है, सेकंड हैंड है, मेरे पास कोई एसयूवी एक्सयूवी नहीं है। और ना मैंने पिछले 5 साल में 50 लाख की प्रॉपर्टी बनाई है, कुछ नहीं है मेरे पास। मेरी ईमानदारी है, मेरी शिक्षा है। आपको समझना पड़ेगा। आप किसी को भी वोट दे दीजिए, आपको समझना पड़ेगा ये बात कि अगले 5 साल 7 साल तक क्या हो सकता है। मैंने बहुत पहले बताया था, बहुत पहले मैंने बताया था। देखिए तार टूट जाएगा। मैंने बहुत पहले ये बात बताई थी कि रेलवे के स्कूलों को केंद्रीय विद्यालय में मर्ज करने का प्रोसेस चल रहा है, हॉस्पिटल के ओपीडी सेवा को खत्म करने का प्रोसेस चल रहा है। मैंने बहुत बातें बताई थी आपको। मैंने कहा था प्राइवेटाइजेशन चरम सीमा पे जाएगी और जब मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच जाएगा तब चुनाव होगा। आप अंदाज लगा लीजिए 19 और आज में क्या अंतर हुआ है, तभी आज चुनाव हो रहा है। अगर कुछ परसेंटेज बचता तो उसके बाद होता। चुनाव इसीलिए हो रहा है। एक और खास बात जो लास्ट में बोलना चाहूंगा, कुछ लोग हैं जिन्हें केवल राजनीति करनी है, ना यूनियन करना है, ना नौकरी करनी है। मेरी नौकरी करने के लिए लगी है, ना कि यूनियन करने के लिए। मैं नौकरी करूंगा। मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा था, मैं उनकी बात ज्यादा कर रहा हूं क्योंकि उनका बंदूक की नाल सीधे मेरे तरफ ही होती है। जिस दिन मैंने अपने महामंत्री पद को छोड़ा था 2022 में पीएचडी लॉ करने के लिए, मैंने कहा था अध्यक्ष जी से कि चाचा को बना दीजिए। इन्होंने कहा नहीं, रेल कर्मचारी में यूनियन में रिटायर्ड आदमी नहीं होना चाहिए, रिटायर्ड आदमी को महामंत्री हम नहीं बनाएंगे,
सर्विस वाले को बताइए नाम। मेरे पास कोई नाम नहीं सूझा। 20 लोगों से पूछा, लोगों ने कहा भैया महामंत्री नहीं बन पाएंगे। मेरी मजबूरी थी, मुझे लॉ में पढ़ाई करनी थी, पीएचडी करना था, मुझे पद को छोड़ना था 2-3 साल के लिए। एक व्यक्ति को मैंने उठाया, बना दिया महामंत्री। हमारा उनका विवाद हो गया क्योंकि उनको कारखाने में ठेकेदारी सूझ गई, ठेकेदारी करना है। हमने काम करने नहीं दिया, उन्होंने काम करेंगे। विवाद हो गया, यूनियन का काम आधा आधा आस्ते आस्ते कम होने लगा, तभी मैं आपके सामने कम नजर आया। लेकिन उसी विवाद का लाभ उठाते हुए नेताजी तिवारी चाचा के घर पहुंच गए कि राकेश मिश्रा को यूनियन से निकाल दीजिए, मैं कारखाने के 80 लोगों को लेकर आपके पास आ रहा हूं, शर्त यह कि मुझे महामंत्री बना दीजिए पीआरकेयू का। चाचा है, चाचा के घर की बात है। मोहल्ले के लोगों ने भी देखा, वही मेरा पूर्व महामंत्री से मैंने महामंत्री बनाया, जिसे ठेकेदारी करनी थी, वही किसी को ले गया, चलो महामंत्री तुमको बनवा देंगे, राकेश को निकलवा देंगे। अच्छी राजनीति की गई। लेकिन जब नहीं हो पाया, मेरी ड्यूटी की टाइमिंग 14-22 या 16-24 रहती थी, डिक्लेयर्ड है, और वो टाइमिंग की वजह से मैं वो कानून की पढ़ाई कर लिया। अधिकारियों को फोन करके कहा जाने लगा, एक व्यक्ति लगातार एक ही ड्यूटी क्यों कर रहा है, ड्यूटी चेंज की जाए इसकी, हम विवाद करेंगे, हम विजिलेंस को बताएंगे। हमारी ड्यूटी चेंज कर दी गई। पिछले मीटिंग में कहा था कि मेरे पीछे सारे यूनियन के लोग लग गए, मुझे चार्जशीट दिलवाने की कोशिश की जा रही है, रिमूव कराने की कोशिश की जा रही है। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई लगा है पीछे, कोई नहीं लगा होगा। इतना टाइम ही किसी के पास नहीं है कि आपके बारे में सोचे। सबका अपना अपना घर परिवार संसार है, इतना किसी के पास टाइम नहीं है। अभी मेरी मीटिंग खत्म होगी, उनका ऑफिस बंद हो गया, इनका ऑफिस तुरंत बंद हो जाएगा। इतनी बातें गई, रिकॉर्ड हुआ, बाकी ऑफिस बंद हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके पास टाइम ही टाइम है, टाइम ही टाइम है। ड्यूटी चेंज कराने की कोशिश की गई और सबूत मान्यता प्राप्त यूनियन के टीएल के एक पदाधिकारी के पास जाके विश्वकर्मा पूजा के दिन में कहा गया, देखा उसका ड्यूटी चेंज करा दिया, नेताजी का क्या कर लिया मेरा। कैरेज में घूम घूम के कहा, देखा ड्यूटी चेंज करा लिया, क्या कर लिया मेरा। उनको लगता था मेरे पास खबर नहीं आ रही, सारी खबर आ रही है। लेकिन मैं लीस्ट इंटरेस्टेड था क्योंकि मेरी पढ़ाई चल रही थी। लग्जमबर्ग यूरोप में एक बहुत छोटा सा देश है, जैसे इतने कागज है मेरे पास, वो भी मेरे पास ऑफर लेटर है, 44 लाख रुपया साल का ऑफर है मेरे पास ऑफर। इतना मैं नहीं गया गुजरा हूं कि छोटी छोटी बातों पे मैं कमेंट करूंगा, आपके पीछे लग जाऊंगा, जिस तरह से आप लोगों के पीछे लग जा रहे हैं। सुशांत सक्सेना बैठे हैं, हमारे यूनियन के सहायक महामंत्री कौशिक जी बैठे हैं, चाचा है। कारखाने का एक व्यक्ति जो इसका फोटो लगा हमारे बैनरों में, वो नेता किसी को नहीं छोड़ा कि हमसे जुड़ जाओ, छोड़ दो, 4 आदमी उनके पास है, हम जीत रहे हैं। अरे आप जीत रहे हैं, हमारे पास 4 हैं, मुझे निकाल दो, बचे 3। आपको 3 से क्यों दर्द हो रहा है भाई, आप तो जीत रहे हैं, दर्द क्यों हो रहा है आपको। फिर व्यक्ति खोज के बोलने की क्या आवश्यकता है। लेकिन अगर उनके किसी व्यक्ति पे कोई बोल दे भैया जुड़ जाओ, अगले घंटे फोन जाएगा, हमारे आदमी को तोड़ने की क्यों कोशिश कर रहे हो, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अगले घंटे फोन जाता, हमारे आदमी को क्यों तोड़ा जा रहा है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। अच्छा होना, अच्छा बनना, काबिल होना, काबिल बनना, इसमें बहुत अंतर होता है। ये क्या कहावत है, मेरी हिंदी जरा कमजोर है, बंगाल में रहा हूं, क्या कहता है, होना बीरवान के हो चिकने पात न, क्या कहा जाता है कुछ। तो जो अच्छा होता है, काबिल होता है, वो उसके पहले शब्द से दिखता है क्या है, और जो नहीं होगा उसके आखिरी शब्द भी नहीं छलकेगा वो क्या है। हमने कुछ डिमांड की है, मैं आपको पढ़ दूं, फिर आप जा सकते हैं, मैं भी जाऊंगा। हमने डिमांड रेलवे से किया है, एनपीएस को बंद करने की डिमांड सबकी है, वो छोड़ दीजिए। वो तो जब तक सभी महासंघ ईमानदारी से नहीं जुटेंगे तब तक हम सरकार के दया पे ही चल रहे हैं, तब तक दया पे। मसाल रैली ये सबसे कुछ नहीं होता है, क्योंकि महासंघ आपका वहां गड़बड़ कर रहा है, साइन कर दिया है। रेलवे अस्पताल में डॉक्टर, दवाओं की जांच यंत्रों की उपलब्धता कम है, सोनोग्राफी तक यहाँ नहीं होती है। गोरखपुर का तो सुनने में आया, बीच में ब्लड जांच भी बंद कर दी गई थी। हर बात पे बाहर रेफर कराया जाता है, रेफर कराने पर कौन क्या लेता है इस पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हर बात पे बाहर रेफर कराया जाता है। इमरजेंसी केस में किसी की डिलीवरी है तो डॉक्टर यहां नहीं मिलेगी, गंगा सीले कहीं रेफर करना पड़ेगा। कई ऐसे मुद्दे अस्पताल के हैं
नियम कहता है कि हर दिन बेड चेंज होगा, बेडशीट चेंज नहीं होती है। मान्यता प्राप्त यूनियन के पास पूरा रिकॉर्ड है, नियम है, सब पता है उनको, इन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अधिकारियों के लिए प्रोटीन विटामिन सबकी दवा आ सकती होगी, टीम वर्कर के लिए दवा नहीं है। एलपी होते होते इतना एलपी हो गया कि अब दवाएं भी नहीं मिल रही है। बीमार आदमी अनफिट होना चाह रहा है, नहीं हो सकता है, आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा है, ऐसे लोगों को तो नौकरी पे ली गई, तो अनफिट कौन करेंगे, किसको करेंगे। स्टाफ कर्टेलमेंट और पोस्ट सरेंडर का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो मैं पहले कह चुका हूं। कारखाने में भर्तियां कम हो रही है, कारखाने को कर्टेलमेंट किया जा रहा है। मैं बहुत पहले कहा था कि कारखाने को बंद तो नहीं करेंगे, लेकिन इसका कैरेज हटा के शायद वैगन कर दें या कुछ और प्रोग्राम बना लें। कारखाने के कर्मचारियों का फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं है। अभी हमारे मान्यता प्राप्त यूनियन के राष्ट्रीय महामंत्री आके कुछ चीजों को कह के गए थे कि मेरे रहते रहते कारखाना बंद नहीं होगा। अरे मैं आया था 1800 से, आज यहाँ 1000 है, इसे भी आधा बंद ही कहा जाएगा। कारखाना गेट खुला रहेगा, प्राइवेट का आदमी अंदर जाएगा, कारखाना तो खुला है। आपकी बात भी रह गई, आपका भी जो ब्रह्मा जी का आशीर्वाद रह गया, कारखाना बंद नहीं होने दूंगा, और वर्कर भी चले गए, वो तो हो रहा है। अधिकारी के आवास की एक बात है, अधिकारी के आवास में एक टाइल्स टूटता है, टाइल्स टूट जाता है, छोटा सा पूरा सेट चेंज होता है, फंड है रेलवे के पास। यूनियन के कार्यालय को सजाने संवारने के लिए फंड है रेलवे के पास। ये साइकिल स्टैंड है, यहां पे इतना लाइट लगाया गया रोशनी करने के लिए, जबकि रात में किसी गाड़ी नहीं खड़ी होती है। अधिकारियों के यहां इतना इतना ग्लोब 100 लगे हुए हैं। आरटीआई डालिए, सबके अधिकारियों का बिजली बिल का रिकॉर्ड निकलवाइए, अपने से रिकॉर्ड चेक करिए, समझ जाएंगे क्या हो रहा है आप। बिजली का बिल तक का रिकॉर्ड निकलवा के आप समझ जाएंगे क्या हो रहा है। मेरे खुद का टाइप 3 क्वार्टर के पीछे नाली ही नहीं है, कच्ची नाली है। कानून कहता है कि आपका जो वेस्ट वाटर है, सीवर वाटर है, उसके लिए बाकायदा नाली होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए, ट्रीटमेंट प्लांट लगना चाहिए। ट्रीटमेंट प्लांट छोड़ दीजिए, कच्ची नाली लगी हुई है हमारे यहाँ, पानी अंदर जा रहा होगा, और वही पानी हैंड पाइप लगा के हमारी पत्नियां लोटा में लेकर सूर्य भगवान को सुबह चढ़ाती होंगी, हम लोग पीते भी होंगे। क्वार्टर का छत हिला हुआ है, टूटा हुआ है, हजारों समस्याएं हैं। अगर मान्यता प्राप्त यूनियन के 50-60 जो कार्यालय हैं या 10-20 जो भी कार्यालय हैं, उनको उनका बंद करके, जो उनका पैसा रेलवे को दे रहा है वो बंद करके, वही पैसा वो जो रेलवे के ठेकेदार या जो भी व्यक्ति से कार्यालय को मेंटेन किया जा रहा है उसको खत्म करके, उस फंड को मैनेज करके 10 लोगों का भी अगर बनवा दिया होता तो मैं समझता हूं काम सार्थक हुआ। पैसे का फ्लो जा रहा है लेकिन सही जगह नहीं जा रहा है। हमने देखा है यूनियन के पदाधिकारी जितने भी हैं, मेरे घर भी आप जाइए, बाहर का पूरा सीमेंटेड एरिया है। आईडब्ल्यू का रिकॉर्ड निकलवा लीजिए, आईडब्ल्यू ने करवाया कि मैंने कह रहा है, रिकॉर्ड लिखा लीजिए। बाकी यूनियन के लोगों के पास जाइए, उनके घर के बाहर का अंदर का स्थिति देखिए और चेक करिए कि वो आईडब्ल्यू ने कराया कि उसने खुद कराया, रिकॉर्ड मालूम पड़ जाएगा आपको, बिल से मालूम पड़ जाएगा। केवल यूनियन के नेताओं का बनेगा घर, बाहर का फर्श, बाहर का रोड, पिक एंड चूज वाली बात चलेगी। बहुत खराब स्थिति है। ईमानदारी तो छोड़ दीजिए, मैं ईमानदारी पे कुछ बोलना ही मेरा बेकार है, लेकिन सही जायज सार्थक चीज करने की मिनिमम ऑफ द मिनिमम भी सोच नहीं रही। एक व्यक्ति का काम एमएससीपी का हो गया, हमसे जुड़ जाओ, प्रमोशन हो गया, हमसे जुड़ जाओ। इस तरह की यूनियन करेंगे तो बहुत जल्द यूनियन खत्म हो जाएगी। आखिरी जो मैं कहानी बताना चाह रहा था, थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो गया। इस चुनाव में ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन ने आधिकारिक रूप से एक यूनियन को समर्थन दिया है, जिस यूनियन के बारे में मैं अभी तक कच्चा चिट्ठा खोल रहा था। उनको समर्थन दे दिया है। वोट देना नहीं देना हमारे SC/ST भाइयों की बात है, OBC भाइयों की बात है, वो क्या करते हैं व्यक्तिगत वो चीज है। बंगाल के लोकल ट्रेन में एक बहुत अच्छी बात कही जाती है, कोई बंगाली हो तो विज्ञापन, लोग कुछ सामान बेचते हैं, बोलता है देखा सुना एकदम फ्री, कहना कोटा व्यक्तिगत व्यापार, माने देखने का समझने का फ्री है, खरीदना आपका व्यक्तिगत मामला है। तो समर्थन फिलहाल दे दिया गया है, वोट देगा कि नहीं देगा वो कर्मचारी बात की बात है। अब इनको लगा कि हम जीत रहे हैं, अब तो हम जीत रहे हैं भाई। कारण ये है कि ऑल इंडिया SC/ST का समर्थन मिल गया, हो सकता है ऑल इंडिया OBC का मिल गया हो या मिलने वाला हो, मुझे इसकी अभी अप टू डेट जानकारी नहीं है।
इतने में एक नई यूनियन खड़ी हो गई, वो नीले रंग का पर्चा लगा हुआ है, छोटा सा टाइम अपने उस पे लगा हुआ है, गोल गोल छोटा लगा हुआ है। उनका कहना था शुरुआत में कि हम केवल SC ST OBC की ही यूनियन है और इतने लोग हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने कहा था आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि जातिगत बना दिया आपने, बायलॉज बदलिए लड़ना है तो। पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, मेरी बात सुन लिया, बायलॉज बदल दिया, अब चुनाव लड़ रहे हैं। वो उनका कोई केस भी पेंडिंग है लेकिन लड़ रहे हैं। अब लड़ रहे हैं तो कारखाने से लेकर गोरखपुर वर्कशॉप तक पूरा माहौल बना दिया है, केवल SC ST OBC आएगा, कोई और नहीं आएगा। ऐसे में इनका तो वोट कट गया, खुशी कम हो गई, वो वहां कट गया। इसके बाद उनको समर्थन दिया था RKTA ने, रेलवे का एक ट्रैक मेंटेनर का संस्था है, बड़े बड़े बैनरों पे लगाया था। RKTA की राजनीति बहुत कम हो गई, यूनियनबाजी। एक नया यूनियन खड़ा हुआ, RKTA भी बना था सोच के कि हम चुनाव लड़ेंगे, सत्ता लेंगे, क्योंकि गैंगमैन का 30% संख्या है, हमको तो मान्यता किस दम पे मिल जाएगी। लेकिन हुआ ये कि एसोसिएशन लिखा था, चुनाव लड़ने का परमिशन नहीं मिल सकता था। ये जब बाकी लोगों को मालूम पड़ा, एक नया संगठन बना, AIRTU यूनियन बन गया। वो बोला हम चुनाव लड़ेंगे। मैंने कहा तुम भी नहीं लड़ पाओगे क्योंकि तुमने बनाया ऑल इंडिया ट्रैक मेंटेनर यूनियन। एक विभाग की यूनियन चुनाव नहीं लड़ सकती है, सर्व विभागीय होना चाहिए। ऐसे में उन्होंने फिर अपने भी चेंज कर लिया बायलॉज को, वो खुद को बना लिए, सर्व विभागीय बना लिए, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो उनको गैंगमैनों को वोट गया था बेचारे का, वो कट गया, उन्होंने काट लिया। कुल मिला के राजनीति नंबर गेम चल रहा है, जो केंद्र से लेकर राज्य और प्रदेश से चलता है। नंबर गेम चल रहा है, कहां से किसका नंबर काटे, कौन जाति, कौन क्षेत्र और कौन सा कहां से किसको काट ले, हमको वोट मिल जाए, हमको सत्ता मिल जाए। कारखाने में कितने किस जाति के लोग हैं, डिवाइड कर लो, अलग अलग डिवाइड करो। हर जाति का आदमी मेरे कार्य समिति में होना चाहिए, तभी तो वोट ले आएगा। तभी उन्होंने मंडल मंत्री उसको बनाया जिसके पास 120 वोट है। मैं आप लोगों को केवल एक राय दूंगा, क्योंकि अब रात हो रहा है, घर जाना है। अगर आप में से कुछ लोगों को मेरी बातें सही लगी हो तो हमारा साथ दीजिएगा, गलत लगी हो तो जब चाहे मुझे आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। कागज मेरे पास है, मेरे मोबाइल पे, लैपटॉप पे, मुझे आप व्हाट्सएप ले लीजिएगा, सारे प्रूफ मेरे पास हैं। मेरे लिए हारने के लिए, गंवाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा ये पहला चुनाव है। अगर मुझे 5 वोट भी मिलेंगे तो वो मेरे मान सम्मान ईमान को गिराएगा नहीं, मेरा सीना चौड़ा ही होगा कि मुझे 5 आदमी मेरे साथ हैं इस पहले चुनाव में। और अगर 500 5,000 मिल गए तो मैं तो अपने आप को समझूंगा स्वर्ग का राजा हो गया। आप लोग आज जो आप लोगों ने बातों को सुना है, शायद फेसबुक लाइव भी हो रहा हो, ये आप सबको बताइएगा, हर किसी को बताइएगा। वर्कर का काम करने के लिए गुंडई, दबंगई, मारपीट या जातीय समीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये राजनीति में आवश्यकता पड़ती है। तो अगर हम ट्रेड यूनियन कर रहे हैं तो आपके पास कल से जो भी व्यक्ति वोट मांगने आए, वो मेरी बुराई ना करे। बुराई कर रहे यानी कि मेरी बनाई हुई लकीर को मिटा रहा है, अपनी लकीर बनाए, और जातिगत समीकरण को न पैदा करे, क्षेत्रीय समीकरण को न पैदा करे। कुछ लोग रहने वाले फर्रुखाबाद के हैं, गोंडा वाले से कहते हैं मेरा घर वहीं पे है। कुछ रहने वाले MP के हैं, पहाड़ी को कहते हैं मेरा घर पहाड़ पे है। ये जो क्षेत्र जात का खेल चल रहा है न करे, क्योंकि यूनियन है, ट्रेड यूनियन है, इसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए। आ गया तो आज तक जो नुकसान हुआ है ये तो बहुत कम होगा, इसके बाद जो नुकसान होगा तो ट्रेड यूनियन के ऑफिस में ताले पड़ जाएंगे, वो नहीं होना चाहिए। ईमानदार कोई तो होना चाहिए जो बचा रहे। आखिरी एक अपील आपके सामने, क्योंकि हमारी यूनियन पहला चुनाव लड़ रही है, इस वर्ष हमने अपनी रसीदों को भी नहीं काटा, हमने उनको समर्थन दिया, ईमानदारी से दिया। उनकी रसीद या हमारे सारे पदाधिकारी काट डाले, 7,500 रुपए के आसपास की रसीद काट के उनको दे दिया गया। अपनी 20-25 कुर्सियां भी थी दे दिए, क्योंकि हम ईमानदारी से जुड़े थे। हमें लगी कमी है तो ईमानदारी से वापस भी आ गए, क्योंकि वो ईमानदारी खुद के लिए है, NPS वालों के लिए। आप लोगों से मैं सहायता मांगूंगा। हमारे लोग जो हैं, यहाँ फोटो उनका लगा हुआ है, आप लोग जानते भी होंगे। अपने साथियों से भी कहिएगा, 1 रुपया
भी अगर आप देंगे तो मुझे लगेगा मुझे चुनाव लड़ने के लिए आप लोग सहयोग कर रहे हैं, चाहते हैं कि मैं लड़ूं। जितने लोग आज मेरी बातों को सुने, हर व्यक्ति 1 रुपया भी यदि मुझे देगा, आज दे, कल दे, परसों दे, उस 1 रुपए की रसीद भी ले लीजिएगा और मुझे इस चीज की एनकरेजमेंट मिलेगी कि कम से कम मैं इस मंच पे बना रहूं आने वाले 10-5 साल, जब तक मैं नौकरी करूं, जब तक मैं जीऊं, मैं मंच पे बना रहूं, सच्चाई आपके सामने उजागर करता रहूं, आपके सामने हर किसी की सही सच्चाई तथ्य सामने लाता रहूं। आप लोग कोशिश कीजिएगा, कुछ भी आप सहायता कर सके, हमारे लोग अगर जाए न जाए या खुद आप आए तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। आप लोगों ने मेरी बातों को सुना, समझा। हाँ, वो ड्राइवर लोको पायलट भाइयों के लिए मैं केवल 2 शब्द बोलूंगा। हमने डिमांड किया था ऑपरेटिंग लोको पायलट के लिए कि जो आपके ऊपर वर्क लोड जबरदस्ती का दिया गया है, रिलैक्स किया जाए, और कमर्शियल वालों पे जो रेवेन्यू जनरेशन करने की बात कही गई जबरदस्ती, इतना करना ही होगा, उसको खत्म किया जाए। आपको काम इतना ही कराया जाए जितना आपके शरीर की क्षमता हो, उसके बियॉन्ड नहीं। इसके बारे में हमने लेबर कोड में भी हमने कहा था, टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं है कि 8 घंटा, इंपॉर्टेंट है क्षमता। काम और क्षमता को मैच किया जाए, घंटों को मैच न किया जाए। मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा, आप लोगों ने मेरी बातों को सुना, समझा, बहुत बहुत मेहरबानी। कई लोगों का काम भी पेंडिंग में होगा, मैं चाहूंगा अपना काम करें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। PRKU जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद PRKU जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद राकेश मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद राकेश मिश्रा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।